सो एक मोशन को हम सिंपल हार्मोनिक कहेंगे तब अगर एक बॉडी जो है उसकी डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए एक्सेलरेशन। अगर मैं पेंडुलम की बात भी करूं ना, देखो इधर पेंडुलम को जितना आप दूर लेके जाती है ना मीन पोजीशन से, उस पे जो रिस्टोरिंग फोर्स है, एक्सेलरेशन है, वो पहली बात तो रहता है टूवर्ड्स मीन पोजीशन, यानी डिस्प्लेसमेंट अगर राइट को हुई तो एक्सेलरेशन इसका लेफ्ट को होगा। आप मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दो, जैसे जैसे पेंडुलम इधर को बढ़ता है क्या उसकी स्पीड बेटा बढ़ती है कम होती है? कम होती है। कम होती है ना बेटा। अगर स्पीड कम हो रही है, देखो वेलोसिटी इधर को है, स्पीड कम हो रही है, तो बेटा स्पीड तभी कम होती है ना जब वेलोसिटी का डायरेक्शन एक्सेलरेशन के डायरेक्शन से उल्टा होता है। तो वेलोसिटी ऊपर को हुई, एक्सेलरेशन नीचे को। तो जिधर को डिस्प्लेसमेंट होगा एक्सेलरेशन का डायरेक्शन हमेशा उससे उल्टा रहेगा। ये है एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन है जितना डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जाएगा ना, एक्सेलरेशन भी उतना ही इंक्रीज होता जाएगा। ये दो कंडीशंस हैं जिसके अंडर एक मोशन जो है वो सिंपल हार्मोनिक होगी। इसी कॉन्सेप्ट को स्प्रिंग वाले तरीके से समझो। स्प्रिंग के जो ऑसिलेशन है ना वो भी सिंपल हार्मोनिक है। ये इसकी मीन पोजीशन है बेटा, 0। अगर मैं इस मास को बेटा खींच के राइट हैंड साइड पे ले जाऊं, इसको बोलेंगे मीन पोजीशन। जहां पे आके ये मास अपने आप रुक जाता है उसको मीन पोजीशन बोलना है। सर आपकी स्क्रीन पर दिख नहीं रहा कुछ। इसको मैं स्प्रिंग से एक्सप्लेन करता हूं। स्प्रिंग जो है उसकी नॉर्मल लेंथ जो थी वो यहां तक है, और ये मास अभी रुका हुआ है। आपने इस मास को बेटा खींच दिया, इसको इस पोजीशन को बोलेंगे मीन पोजीशन, जहां पे ये अपने आप आके रुकता है। अब हमने इस मास को खींच दिया बाहर को, और स्प्रिंग जो है वो स्ट्रेच हो गया बाय अ डिस्टेंस इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो इसकी डिस्प्लेसमेंट जो है वो राइट हैंड साइड को है। अब इस पे जो फोर्स लगेगा, रिस्टोरिंग फोर्स एफ, वो लेफ्ट को लगेगा ना। स्प्रिंग खुल गया ना, वो बंद होने की कोशिश करेगा, तो फोर्स लगेगा माइनस के इंटू एक्स। ये फॉर्मूला है स्प्रिंग के लिए। और फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। मास इसका ऑब्जेक्ट का एम है, तो फिर इस ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन क्या होगी? माइनस के बाय एम इंटू एक्स। तो माइनस साइन रिप्रेजेंट्स के जो एक्सेलरेशन है ना, वो डिस्प्लेसमेंट अगर राइट को हुआ तो एक्सेलरेशन लेफ्ट को होगा। ये तो हो गया आपका सेकंड पॉइंट। एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड अपोजिट टू इट्स डिस्प्लेसमेंट। अब फर्स्ट पॉइंट क्या है? जितना x बढ़ता जाएगा, जितना हम मीन पोजीशन से और दूर और दूर और दूर होते रहेंगे, उतना एक्सेलरेशन ज्यादा होता रहेगा। आई थिंक ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। तो ये दो कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो जाती हैं तो हम उस मोशन को सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। एक सिंपल हार्मोनिक मोशन को हम मोशन ऑफ अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का प्रोजेक्शन भी सोच सकते हैं। बना के दिखाता हूं। सपोज अपने पास ना एक सर्कुलर मोशन है। ये हो गई बेटा एक्स एक्सिस, और ये हो गई वाई एक्सिस। और एक पार्टिकल है जो कि शुरू में यहाँ पे था, थोड़ी देर बाद वो यहाँ पहुंच गया। ये सिंपल हार्मोनिकली मूव कर रहा है बेटा। पार्टिकल का जो मोशन है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। इसको मूव करना है इधर को विद कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट स्पीड। तो अगर मैं इसका एक प्रोजेक्शन ड्रॉ करूं, प्रोजेक्शन के लिए मैं ना कलर चेंज कर लेता हूं। जब ये बेटा यहाँ पे पहुंचा हुआ है पोजीशन नंबर 2 पे, तो इसका शेडो वाई एक्सिस पे
यहाँ पे आना चाहिए, इज इट करेक्ट? शुरू में इसका शेडो यहाँ पे था। शेडो मतलब ये मान लो कि लेफ्ट हैंड साइड से या राइट हैंड साइड से एक लाइट आ रही है, इधर से कुछ लाइट पड़ रही है, तो इस पॉइंट का जो शेडो है, ये मास यहाँ से मूव करते 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 यहाँ पहुंच गई, तो इसका अब शेडो इधर पड़ेगा बेटा, वाई एक्सिस पे, यहाँ पे शुरू में यहाँ था। एंड इन फ्यूचर ऑल्सो लेट मी शो कि जब ये फिर बाद में यहाँ पहुंच जाएगा, ये फिर यहाँ पहुंच जाएगा, ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में चल रहा है इस तरह से। ये मैंने बहुत सारी पोजीशंस दिखा दी हैं, इसको एनिमेट करके दिखाऊंगा अभी, थोड़ा सा और ज्यादा मजा आएगा। तो इसका जो प्रोजेक्शन है, शेडो है, मैं यहां शुरू कर देता हूं, पॉइंट नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। मैंने 17 जगह इसकी पोजीशन दिखा दी, इधर को जा रहा था बेटा ऑब्जेक्ट। तो शुरू में जब ये 1 पॉइंट पे था तब इसका शेडो यहाँ था, जब ये 2 पे आ गया तो इसका शेडो यहाँ पहुंच जाएगा, 3 पे दिखा दिया मैंने, जब 4 पे होगा तब यहाँ पहुंचा होगा, जब ये 5 पे आ जाएगा तो इसका शेडो वापस यहाँ पे आ जाएगा, 6 पे इसका शेडो यहाँ पे होगा, 7 पे यहाँ होगा, 8 पे यहाँ होगा, एंड सो ऑन, 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड वापस अपनी जगह पे। तो जरा नोटिस करो, ये जो पॉइंट मैंने इस लाइन पे वाई एक्सिस पे ड्रॉ किया, वो शुरू में इधर को जा रहा था बेटा, बिगिनिंग में 1 2 3 4 के लिए, फिर 5 6 7 के दौरान ये नीचे को आया, फिर 8 9 10 11 12 के दौरान ये और नीचे और नीचे और नीचे गया, फिर 13 14 15 के टाइम पे ये ऊपर को आया। कैन आई से कि ये जो रेड पॉइंट है, ये पहले यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ था, फिर ऐसे वापस आया, वापस आया, वापस आया, फिर नीचे चला गया ऐसे। तो क्या इसकी मोशन ऐसे ऐसे है रेड वाले डॉट की? यस सर। तो एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का जो शेडो है ना वाई एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी है, वो सिंपल हार्मोनिकली चलता है। तो इसके लिए आपको एक एनिमेशन दिखा रहा हूं मैं अभी, एक्स्ट्रा इंक पहले इरेज करके एक एनिमेशन आपको दिखाता हूं, उससे और अच्छा समझ आएगा। ये चेक करो बेटा, पहले इस पे फोकस करो, ये वाले पे जो मैंने बताया था अभी अभी, क्या ये उसी पैटर्न को फॉलो कर रहा है? ये जो रेड डॉट चल रहा है ऊपर नीचे, इसका मोशन सिंपल हार्मोनिक है। यस सर। अब अभी इसको मत देखो, इसकी बात बाद में करूंगा मैं, अभी सिर्फ सर्कुलर मोशन पे फोकस करो। चलिए अब इस कॉन्सेप्ट को यूज करके कि सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वो एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का शेडो है या प्रोजेक्शन है, इस पॉइंट को यूज करके हम ना सिंपल हार्मोनिक मोशन में डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन निकालेंगे। तो पहले तो आप ये लाइन एक ऐड कर दो, सिंपल हार्मोनिक मोशन में बी रिगार्डेड एज मोशन ऑफ projection of a uniform circular motion on any of diameters of the circle। ये सर्कल है, इसमें एक पार्टिकल जो है ना वो यूनिफॉर्मली चल रहा है सर्कुलर मोशन में, इसका हम y एक्सिस पे या x एक्सिस पे अगर शेडो ले लेंगे, तो वो जो शेडो है या प्रोजेक्शन है या जो परपेंडिकुलर आप ड्रॉ करोगे उसका फुट फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, वो सिंपल हार्मोनिक मोशन को ही रिप्रेजेंट करता है। चलो पहले नोट डाउन करेंगे और अराउंड हाफ पेज में बेटा ये सर्कुलर डायग्राम ड्रॉ करेंगे। चलिए, तो इस डायग्राम को यूज करके हम
सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो डिस्प्लेसमेंट है, ये तो हो गया 0 पॉइंट, है ना। यहां से ये कितना दूर आ जाएगा किस टाइम पे, उसके डिस्प्लेसमेंट की एक इक्वेशन लिखनी है। जैसे यूनिफॉर्म मोशन में आप लिखते थे डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में आपने लिखा डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो अब इस बार वाई एक्सिस के अलोंग है, तो मुझे y इक्वल टू समथिंग 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 t, ऐसा कुछ इक्वेशन लिखना है कि क्या इक्वेशन आए किस टाइम पे ये जो प्रोजेक्शन है इसका यूनिफॉर्म मोशन का, वो किस टाइम पे कहां पहुंचा हुआ है, उसके डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन फॉर्म करनी है। जैसे यूनिफॉर्म मोशन में, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में एक पोजीशन टाइम रिलेशन होता था, तो यहां भी हमने वही फ्रेम करना है। तो इसके लिए एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। सर्कल के रेडियस को हम ए लेंगे, और ये जो एंगल है ये टाइम के साथ बढ़ता जा रहा है। तो जैसा कि आप जानते हैं एंगल कवर्ड थीटा इन टाइम टी को आप ओमेगा लिखते थे, एंगल कवर्ड पर सेकेंड। तो टी सेकंड में कितना एंगल कवर हो गया उसके लिए लिखा जाएगा ओमेगा टी। तो अगर 0 सेकंड पे ये पार्टिकल यहाँ पे था, टी इक्वल टू 0 पे, तो टाइम टी पे ये कितना एंगल कवर कर लेगा, वो एंगल होगा ओमेगा टी। यहां से हमने एक प्रोजेक्शन ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ये अपना वो पॉइंट है जिसका हम देखना चाहते हैं पोजीशन टाइम के साथ कैसे चेंज हो रहा है। तो इस डिस्प्लेसमेंट को हम लिखेंगे y। y निकालना है आपको। अच्छा, क्या हम दो पैरेलल लाइंस ट्रांसवर्सल इस एंगल को इसके बराबर कर सकते हैं? ऑल्टरनेट Yes, sir. इंटीरियर एंगल्स, इसको ओमेगा टी लिखेंगे। इस सर्कल का रेडियस, रेडियस को वैसे तो हम r से लिखा करते हैं, बट हम इसको जानबूझ के ना a लिखेंगे। a फॉर, बताता हूं अभी क्या रीजन है उसका, a लिखना है रेडियस को। तो अब मुझे बताओ कि अगर मुझे एक राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज पता हो, एंगल पता हो, तो परपेंडिकुलर निकालने के लिए कौन सा टी रेशो यूज करते हैं? साइन। Sine. परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इज साइन थीटा। यहाँ पे थीटा की जगह ओमेगा टी लिखना पड़ेगा। हाइपोटेन्यूज जो है उससे अगर साइन थीटा को मल्टीप्लाई कर देंगे तो परपेंडिकुलर निकल आएगा। वही करना है बेटा, यहाँ भी मुझे निकालना y कितना आएगा। तो उसके लिए ये पॉइंट आपका O हो गया, t इक्वल टू 0 पे यहाँ था, t इक्वल टू t पे इधर पहुंच गया। तो y इक्वल टू हाइपोटेन्यूज यानी कि h की जगह लिखेंगे a, साइन थीटा की जगह लिखेंगे साइन ऑफ ओमेगा टी। तो जैसे आपको मैं बोल रहा था ना, यूनिफॉर्म मोशन में s इज इक्वल टू vt होता है। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में नया पोजीशन निकालना हो तो ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर करते हैं। उसी तरह से सिंपल हार्मोनिक मोशन में पोजीशन निकालने के लिए a मतलब सर्कल का रेडियस इनटू साइन ओमेगा टी। अच्छा, अब जैसे जैसे बेटा ये पॉइंट इधर को बढ़ेगा, इधर को बढ़ेगा, इधर को बढ़ेगा, तो जरा बताएंगे कि y का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? y का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? सर ए। a होगा, है ना? हाँ, a को बेटा बोलते हैं एम्पलीट्यूड। कोई भी मोशन जो है ऑसिलेटरी, वो मेन पोजीशन से मैक्सिमम कितना दूर तक जाती है, जहां से वापस आती है। यानी जैसे पेंडुलम है ना, पेंडुलम को आपने यहां से छोड़ा बेटा, तो वापस यहीं तक ही आएगा, इसके ऊपर थोड़ी चला जाएगा। तो मेन पोजीशन से ज्यादा कितना दूर तक जा सकता है, उसको हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं और ए से डिनोट करते हैं।
तो हियर ए स्टैंड्स फॉर एम्पलीट्यूड। अब आपको ये भी क्लियर हो गया होगा कि इस सर्कल का रेडियस ए क्यों लिया गया था। आई थिंक यू गॉट द पॉइंट नाउ। बेटा समझ आ गया पॉइंट आपको? रेडियस को आर क्यों नहीं लिखा, ए इसलिए लिखा क्योंकि ये पॉइंट ज्यादा से ज्यादा बेटा यहां तक जा सकता है। तो जो डिस्प्लेसमेंट की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू होती है ना, उसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। तो y की मैक्सिमम वैल्यू इज a, इसलिए सर्कल का रेडियस लिया था हमने a। अच्छा मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ y एक्सिस पे ही लेना है परपेंडिकुलर, आप x एक्सिस पे भी ले सकते थे। यू कैन ड्रॉ इट लाइक दिस ऑल्सो। इस पॉइंट का मोशन भी सिंपल हार्मोनिक होगा, बट वो x एक्सिस के लॉन्ग होगा, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। तो इस बार बेटा जो x है अगर वो निकालना हो कि कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो ये बेस है राइट एंगल ट्रायंगल का ना। इस राइट एंगल ट्रायंगल में दिस एंगल इज ओमेगा टी, बेस इज इक्वल टू एक्स और हाइपोटेन्यूज ए है। तो एक्स लिखना हो तो क्या लिखोगे बेटा फिर इन टर्म्स ऑफ ए एंड ओमेगा टी? बोल के बताएंगे। A cos omega t. कॉस ओमेगा टी। वेरी नाइस बेटा। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में ना दो पॉसिबिलिटीज आपके पास, या तो एक साइन ओमेगा टी लिख लो बेटा, वो मोशन में सिंपल हार्मोनिक होता है, या ए कॉस ओमेगा टी लिख लेंगे पोजीशन को, तो वो भी सिंपल हार्मोनिक है। दोनों अलाउड है बेटा, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। चलिए, सो व्हाट आई टोल्ड, आइदर ए साइन ओमेगा टी और ए कॉस ओमेगा टी। अब ये भी हो सकता है कि बिगिनिंग में जब मैंने t इक्वल टू 0 आपको बोला, ये हो सकता है यहां ना होके थोड़ा सा ऊपर पहुंचा हो पहले से, यानी t इक्वल टू 0 पे, t इक्वल टू 0 पे ना कुछ एंगल पहले से ही कवर किया हुआ था फाई, और अगले ड्यूरेशन t सेकंड के अंदर ओमेगा t एंगल और कवर हो गया। तो फिर ये जो थीटा था यहाँ पे वो होगा इनिशियल जो पहले से कवर्ड था, प्लस कितना और कवर कर दिया उसको ओमेगा टी लिखेंगे। एंड इन दिस सिचुएशन आपको y लिखना पड़ेगा a साइन ओमेगा टी प्लस जितना पहले से कवर्ड था, वो मैं लिख रहा हूं पहले से कवर्ड था फाई नॉट। अगर बिगनिंग पॉइंट जो है t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल की पोजीशन, इफ एट t इक्वल टू 0 पार्टिकल p was at p नॉट, p की इनिशियल पोजीशन अगर p नॉट थी एंगल फाई नॉट पे, तो उस केस में आपको लिखना पड़ेगा y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। अच्छा p नॉट नहीं p1 कर देते हैं इसको, p1 लिखा हुआ। ओके, अच्छा उल्टा भी हो सकता है, इफ एट t इक्वल टू 0 p was at p2, थोड़ा पीछे हो इससे, अभी तो मैंने आगे निकाल दिया ना, हो सकता है यहां ना होके ये यहां होता इस जगह पे, यानी कुछ एंगल बेटा अभी कवर होने को बाकी है। उस केस में क्या होगा, ये अपना एक्स एक्सिस है, ये इतने एंगल से पीछे चल रहा था पहले, और आने वाले टाइम टी में इसने एंगल ओमेगा टी कवर किया है ना। तो अब ये वाला एंगल कितना है बेटा, सोच के बताएंगे जरा। ये ओमेगा टी है, ये फाई नॉट है, ये एंगल कितना है, ओमेगा टी माइनस फाई नॉट। ओमेगा टी माइनस फाई नॉट है। बहुत अच्छे बेटा। तो उस केस में आपको लिखना पड़ेगा y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस फाई नॉट। बट यूजली हम ना इस इक्वेशन से ही काम करेंगे। ये कंडीशन अगर क्वेश्चन में दी होगी कि शुरू में वो इतने एंगल से आगे था या इतने एंगल से पीछे था, तो ये इक्वेशन यूज करनी पड़ेगी आपको नीचे वाली। चलो अब जरा नोट डाउन करेंगे बेटा,
और कोई डाउट है बेटा तो चैट बॉक्स में लिखिए या माइक अनम्यूट करके पूछिए। डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन निकालने के लिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक पार्टिकल लेंगे P जो कि रेडियस a वाले सर्कल में घूमता है। बिगिनिंग में ये पॉइंट P यहाँ पे था अगर, तो आने वाले टाइम t में कवर कर देगा एंगल ओमेगा t। तो ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, ट्रांसवर्सल है, तो ये वाला एंगल भी ओमेगा टी होगा। तो हमें बताना है कि ओरिजिन से यानी कि जीरो पोजीशन से जो हमारा फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है m, वो कितना डिस्प्लेस हो गया, यानी कि y कितना है। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल को यूज करेंगे, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज sin थीटा यानी sin ओमेगा टी, तो y इक्वल टू a sin ओमेगा टी। लेकिन ऐसा तब लिखेंगे अगर ये m पॉइंट बिगिनिंग में t इक्वल टू 0 पे यहाँ था, वो तब होगा अगर p t इक्वल टू 0 पे यहाँ पे होगा। बट ऐसा हो सकता है कि शुरू में जब आपने घड़ी को ऑन किया, जिस टाइम को आप t इक्वल टू 0 लिख रहे हैं, उस टाइम पे p जो है वो यहाँ ना हो के इस जगह पे हो, p1 पे। तो अगर t इक्वल टू 0 पे p की पोजीशन थी p1, तो फाई नॉट एंगल तो इसने पहले कवर कर रखा था, ओमेगा टी और कवर कर लिया t सेकंड में ना, तो टोटल एंगल कवर्ड बन जाएगा ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। अपोजिट भी हो सकता है, t इक्वल टू 0 पे p का पोजीशन कुछ एंगल पीछे भी हो सकता है फाई नॉट से। तो फाइन यहां से जब टाइम t सेकंड में ये एंगल ओमेगा टी कवर करेगा, ये पूरा ओमेगा टी बनेगा, उसमें से फाई नॉट छोड़ दो तो ये एंगल निकल आएगा। तो फिर ओमेगा टी की जगह लिखोगे ओमेगा टी माइनस फाई नॉट। So these are three possible equations। बाकी मैंने बताया कि जो प्रोजेक्शन है ना शेडो, वो आप x एक्सिस पे भी ले सकते हैं। इधर को लेंगे तो बेटा x कोऑर्डिनेट चेंज होगा, तो फिर x इक्वल टू a cos ओमेगा t लिख लो, ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ भी सारे cos cos आ जाएंगे। सो बोथ वेज इट इज पॉसिबल। सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिस्प्लेसमेंट को लिखने के लिए साइन फंक्शन भी यूज होता है, कॉस फंक्शन भी यूज होता है।